हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सब ठीक? मैं भी कुशल से हूँ। पर इस कोरोना ने तो सबके भविष्य को संकट में डाल दिया है। ये कोरोना धरती में हाहाकार मचाना चाहता है, पर हम भी हिंदुस्तानी हैं। इस आपदा में भी हम और सक्षम और मजबूत होकर के जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि हमारे विद्यालय शीघ्र ही खुल जाएंगे, पर जब तक ये कोरोना का संकट है तब तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सीखने का प्रयास करेंगे। इसी के क्रम में मैं कक्षा 12 गणित के फर्स्ट चैप्टर संबंध तथा फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शंस की अवधारणा को दृश्य श्रव्य माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इस वीडियो का अवलोकन करके इससे सीखने में आने वाली परेशानी से मुझे अवगत कराएंगे और मैं उन्हें अगली वीडियो में दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर संबंध तथा फल। संबंध तथा फलन। रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस का गणित के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अधिक उपयोग है। साथ ही साथ फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसका काफ़ी अधिक उपयोग है। अतः इसकी अवधारणा को विस्तार से समझना बहुत आवश्यक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। वो पूर्व ज्ञान है नंबर 1, सेट थ्योरी। यानी समुच्चय सिद्धांत। और दूसरा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अब सबसे पहले ये सेट थ्योरी के बारे में। सेट क्या है? सेट या समुच्चय क्या है? अर्थात सेट इज अ well defined collection of objects or numbers which have some common property, अर्थात वस्तुओं का या संख्याओं का ऐसा सुपरिभाषित संग्रह जिसके सभी
सदस्यों में एक कॉमन प्रॉपर्टी हो। उदाहरण के लिए मान लिया हम कुछ संख्याओं का संग्रह लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ... और इसे एक कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। ये संख्याओं का जो संग्रह है, ये इस संग्रह की प्रत्येक संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है। इसलिए 2 का भाग जाना इन सभी की कॉमन प्रॉपर्टी हुई। और साथ ही साथ हम किसी भी संख्या के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो इस संग्रह में शामिल होगी या नहीं होगी। जैसे 7 एक संख्या है, क्या इस संग्रह में 7 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इस संग्रह में वही संख्याएं हैं जो 2 से पूर्ण विभाजित होती हैं। 7 में 2 का पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए 7 इस संग्रह में शामिल नहीं है। इसी प्रकार यदि मैं 14 को ले लेता हूँ, 14, तो 14 में 2 का पूरा भाग जाता है, इसलिए 14 इसके अंदर शामिल है। तो ये सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित का मतलब हम ये तय कर पा रहे हैं कि कौन संख्या इस संग्रह में आएगी और कौन संख्या इसमें नहीं आएगी। इस कारण ये सुपरिभाषित हुआ। और इसमें कॉमन प्रॉपर्टी भी है। वो कॉमन प्रॉपर्टी है कि सभी में 2 का पूरा भाग जाता है। अब एक दूसरा संग्रह भी लेते हैं, जैसे भारत के महान कवियों का संग्रह। भारत के महान कवियों का संग्रह। महान कवियों का संग्रह। क्या भारत के महान कवियों का संग्रह एक समुच्चय होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि महान कवि की कोई सुस्पष्ट परिभाषा नहीं है। कोई व्यक्ति तुलसीदास जी को महान कवि मानता है तो दूसरा व्यक्ति उनको महान नहीं भी मान सकता है। अतः महान होने की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। अतः कवियों का संग्रह सुस्पष्ट या सुपरिभाषित नहीं है। अतः यह संग्रह समुच्चय नहीं हुआ। यह संग्रह समुच्चय नहीं हुआ। समुच्चय नहीं है। इसके बाद हम लोग समुच्चय के प्रकार का अध्ययन करेंगे। समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स। यहाँ पर हम अवयवों की संख्या के हिसाब से समुच्चयों के प्रकार जानना चाहेंगे। अवयवों की संख्या के हिसाब से समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। नंबर 2, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। अब परिमित समुच्चय क्या है? जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। उदाहरण के लिए A = A, E, I, O, U। ये जो समुच्चय है इसमें कितने अवयव हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 अवयव हैं। 5 एक
फाइनाइट नंबर है, इसलिए यह समुच्चय परिमित समुच्चय हुआ। इस समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 5, तो परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, जिस सेट में अवयवों की संख्या अनंत हो, अर्थात जिसे गिना न जा सके। उदाहरण के लिए ये 2, 4, 6, 8, 10 ... ये सेट इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं इसमें अवयवों की संख्या अनंत है। इसको हम अंत नहीं है इसका, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। जो परिमित समुच्चय है उसके बारे में हमारा अध्ययन यहाँ पर केंद्रित है। किसी परिमित समुच्चय के कुछ अवयवों को लेकर के हम एक दूसरा समुच्चय भी बना सकते हैं, जिसे हम उस समुच्चय का उपसमुच्चय यानी कि सबसेट कहते हैं। उदाहरण के लिए ए इज इक्वल टू मान लिया 1, 2, 3, 4, ए सेट है ए का, और हम ए सेट में से कुछ एलिमेंट को अलग करके एक दूसरा सेट बना देते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ 2, 3, 4, तो ये जो बी वाला सेट है वो ए सेट के कुछ एलिमेंट को लेकर के बनाया गया है। तो जो बी सेट है ये ए का सबसेट हुआ। बी ए का उपसमुच्चय है। बी ए का उपसमुच्चय है। अब किसी भी सेट के कितने सबसेट बनते हैं, कितने उपसमुच्चय बनते हैं, इसके लिए हम किसी सेट के एक अवयव को लेकर के, उसके दो अवयवों को लेकर के, 3 अवयवों को लेकर के, या उसके सब के सब अवयवों को लेकर के सबसेट को बना सकते हैं। जैसे मान लिया ये सेट जो ए है हमारा, इस सेट ए में एलिमेंट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, इसमें 4 एलिमेंट हैं। अब इसके कुछ अवयवों को लेकर के मैं इसके सबसेट बना सकता हूँ। चलो, अब इसके सबसेट बनाने में मैं सबसे पहले ए का कोई भी अवयव नहीं लेता हूँ, तो यह एक उपसमुच्चय हुआ। इसको हम लोग फाई से प्रकट करेंगे। हम सेट ए के केवल एक एक एलिमेंट को लेकर के सबसेट बना सकते हैं। 1 लिया, 2 लेकर के सबसेट बना दिया, फिर 3 को लेकर के एक सबसेट बन जाएगा, 4 को लेकर के एक सबसेट बन जाएगा। अब हम सेट ए के दो एलिमेंट को साथ लेकर के सबसेट बना सकते हैं। 1, 2 लेके बनाया, 1, 3 लेके बनाया, 1, 4 लेके बना दिया। हम 2 और 3 को लेके भी सबसेट बना सकते हैं, 2 और 4 को लेके सबसेट बना सकते हैं, 3 और 4 को लेके सबसेट बना सकते हैं। इसी प्रकार हम सेट ए के 3 एलिमेंट को साथ लेकर के भी सबसेट बना सकते हैं। और लास्ट में हम सेट ए के सबके सब एलिमेंट को साथ लेकर के भी सबसेट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कई सारे सबसेट किसी सेट के बनते हैं। अब किसी सेट के सबसेट को हम लोग सिंबॉलिकली, जैसे मान लिया ए जो ऊपर सेट है और जो हमारा सेट 1 है ये ए का सबसेट है, तो इस कथन को मैं ऐसे लिखूंगा, सेट 1 सबसेट है ए का। ये प्रतीक चिन्ह सबसेट के लिए होता है। इसी प्रकार से सेट 1, 2, ये जो 1, 2 है ये भी सेट ए का सबसेट है, तो इसलिए इस कथन को मैं लिखूंगा, सेट 1, 2 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ ऊपर देखिए ए एक सेट 1, 2, 3, 4 था और बी जो है 2, 3, 4 है। बी के एलिमेंट मैंने ए में से ही ले रखे थे, इसलिए बी ए का सबसेट था। तो इस कथन को यहाँ पर मैं लिखता, बी सबसेट है ए का, बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। तो ये सबसेट बहुत सारे, इतने सारे सबसेट इसके हमने
बनाए हैं। अब किसी सेट के जो सबसेट होते हैं उन सारे सबसेट का भी एक सेट बना दिया जाए तो वह पावर सेट कहलाता है। पावर सेट। ये जो सबसेट हमने बनाए बहुत सारे, ये सबसेट दो टाइप के होते हैं। वह सबसेट जिसमें सेट ए के एलिमेंट से कम एलिमेंट हैं वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। जैसे ये सेट 1 है, इसमें सेट ए के सारे एलिमेंट तो नहीं है, केवल एक ही एलिमेंट है। सेट 3 है, उसमें भी ऊपर के सेट में से एक ही एलिमेंट है, सारे एलिमेंट तो सेट के नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे ये 1 2 3 लिया है, इसमें सेट ए के 3 एलिमेंट मैंने लिए हैं, लेकिन सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें भी नहीं है, इसलिए ये सारे जो सेट हैं ये सब प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। किंतु ये जो लास्ट वाला सेट मैंने लिया है 1 2 3 4, इस सबसेट में सेट ए के सारे एलिमेंट आए हुए हैं। तो हालांकि ये भी ए का सबसेट है किंतु ये ए के बराबर भी है, तो इस सबसेट को हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट। कहने का मतलब ये है किसी सेट के सबसेट में अगर उस पेरेंट सेट से कम एलिमेंट हैं तो वो प्रॉपर सबसेट हुआ, किंतु यदि किसी सेट के सबसेट में उस पेरेंट सेट के बराबर ही एलिमेंट आ गए हैं तो फिर वह इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो अगर ए कोई सेट है, उसका इम्प्रॉपर सबसेट बी है, तो दो रिजल्ट निकलेंगे। नंबर 1, जो बी है वो ए का सबसेट होगा। नंबर 2, वो जो बी होगा वो ए के बराबर भी होगा। अर्थात इन दोनों तथ्यों को हम एक ही में ऐसे लिख सकते हैं, बी ए। सबसेट का भी मार्क आ गया, इज इक्वल टू का मार्क भी आ गया। तो ये बोला जाता है बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये इम्प्रॉपर सबसेट के लिए प्रतीक हो गया, ये प्रॉपर सबसेट के लिए प्रतीक हो गया। अब पावर सेट जो था, किसी भी सेट के सारे सबसेट का जो समूह होता है उसको हम लोग पावर सेट कहते हैं। तो ये जो सेट ए था उसके ये सारे सबसेट मैंने लिखे हुए हैं, ये सबसेट का भी सेट बना दूं तो ये पावर सेट कहलाएगा। तो एक दूसरे उदाहरण से पावर सेट को समझते हैं। मान लिया P इज इक्वल टू 1 2 3, ये कोई सेट है। अब इसके सबसेट बनाता हूँ तो मैं इसमें से कुछ एलिमेंट को लेकर के या सारे एलिमेंट को लेकर सबसेट बना सकता हूँ। तो मैं पहले P में से कोई भी एलिमेंट नहीं लेता, ये भी एक सबसेट हो गया। जब मैंने P में से कुछ भी नहीं लिया, 5, ये प्रॉपर सबसेट हो गया। अब मैं P में से केवल 1 1 एक एक एलिमेंट को लेकर के सबसेट बनाता हूँ। तो मैंने 1 लेकर के सबसेट बना दिया, P में से 2 लेकर के सबसेट बना दिया, P में से केवल 3 को लेके एक सबसेट बनाया। अब मैं P में से 1 और 2 को लेके भी एक सबसेट बना रहा हूँ, और P में से 1 और 3 को लेके एक सबसेट बन जाएगा, और 2 और 3 को लेके भी एक सबसेट बनेगा, और लास्ट में 1 2 3 तीन के तीन एलिमेंट को लेकर के एक सबसेट बन जाएगा। तो इतने सारे सबसेट इस सबसेट P के हो गए। P को हम लोग सुपर सेट बोलते हैं। ये सारे सेट जो हैं इसके सबसेट माने जाते हैं। तो कोई एलिमेंट नहीं, 5, एक एक एलिमेंट ले लिया, इनको हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। और इसमें 2 2 एलिमेंट लेकर के सबसेट बना हुआ है, और ये 3 एलिमेंट अर्थात सबके सब एलिमेंट को लेकर के ये सबसेट बना हुआ है। ऊपर की परिभाषा के हिसाब से ये जो 1 2 3 वाला सेट है ये इस P का सबसेट है, लेकिन ये P के इक्वल भी है, इसलिए यह इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा P का। और बाकी सारे जो सबसेट हैं इनमें जो एलिमेंट हैं वो P से कम एलिमेंट हैं, इसलिए ये सब के सब प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। और जो 5 है वह भी प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब इसमें टोटल कितने हो गए प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेटों को मिला करके?
तो इसको हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल मिलाकर के ये 8 एलिमेंट इसमें हैं। ये सभी 8 एलिमेंट 8 सबसेटों का जो मैं ये ग्रुप बना रहा हूँ कलेक्शन, इसको हम लोग पावर सेट कहेंगे और इसको पीए से नोट करेंगे। तो पावर सेट ऑफ ए पीए, दिस इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ पी। पी के सारे सबसेटों का पावर सेट ऑफ पी आएगा, सॉरी यहाँ पर पावर सेट ऑफ पी। तो पी के सारे सबसेटों का भी सेट है पावर सेट। और इसमें एलिमेंट कितने हैं? इसमें जो एलिमेंट हैं, इसमें एलिमेंट हैं 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट इसमें है। ध्यान रहे कि पावर सेट के जो एलिमेंट हैं पूरा सेट ही उस पावर सेट का एक एलिमेंट माना जाता है। जैसे 1 2 3 वाला जो सेट है ये इस पावर सेट का एक एलिमेंट हुआ। 1 3 जो सेट है पूरा सेट, ये सेट इस पावर सेट का एलिमेंट हुआ। सेट 3 ये इस पावर सेट का एलिमेंट हुआ। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 1, ये पावर सेट में का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये पावर सेट के अंदर जो है वो एक एक सेट एक एक एलिमेंट माना जाएगा। तो ये जो ये 1 लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ जो 1 है ये सेट 1 है, सेट के अंदर 1 है। तो ये चिन्ह सहित अगर आता, ऐसे आता, तब तो मैं बोलता दिस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ पी। किंतु ये 1 है, इसमें कोई एक ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये इसका ये इसको बिलोंग नहीं करता है। ये 1 जो है पावर सेट को बिलोंग नहीं करता है। 1 पावर सेट का मेंबर नहीं है, किंतु सेट 1 जो है वो पावर सेट का मेंबर है। इसी प्रकार से अगर मैं 1 2 लिखता हूँ, ये बिलोंग नहीं करते हैं पावर सेट को। लेकिन अगर मैं सेट 1 2 लिख देता हूँ तो ये सेट जो बन गया ये पावर सेट को बिलोंग करेगा। अब हम सीखेंगे किसी पावर सेट के कुल कितने सबसेट बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of a power set, total number of subset set A, total number of subsets of a set A। माना A इज इक्वल टू है 1 2, 2 मेंबर है, तो A के सबसेट बनाता हूँ। सबसेट्स ऑफ ए क्या होंगे? उसमें कोई भी एलिमेंट ना लो, एक सबसेट हो गया जो फाई कहलाता है, रिक्त उपसमुच्चय। अब ए में से एक एक एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाइए। सेट 1 सेट 2, 2 सबसेट बन गए। ए में से 2 2 एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाइए 1 2, ये कंप्लीट हो गया। तो कुल कितने सबसेट बने ए के? 1 2 3 4। टोटल सबसेट जो बने वो बन गए 4। टोटल सबसेट्स इज इक्वल टू 4। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं सेट ए में? 2 एलिमेंट हैं। कितने सबसेट तैयार हुए? 4। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। एक दूसरा सेट लीजिए, ए इज इक्वल टू ए बी सी, इसके भी सबसेट बनाते हैं। सबसेट्स ऑफ ए आर, ए में से कोई भी एलिमेंट ना लो तो रिक्त सबसेट बन गया फाई। ए में से एक एक एलिमेंट को लेकर के सबसेट बनाइए, तो ए सेट बी सेट सी। अब ए के 2 2 एलिमेंट को लेके भी सबसेट बन सकते हैं, ए और बी को लेके सबसेट, ए और सी को लेके सबसेट। अब सेट ए के सारे एलिमेंट को लेकर के सबसेट, ए बी सी, ये इम्प्रॉपर सबसेट, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट। टोटल कितने सबसेट हुए? टोटल सबसेट्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट होने चाहिए थे। 1 2 3
4 5 6 7 AB AC BC, BC इसमें छूट गया, B, C। तो ये 8 सबसेट हो गए, इसके टोटल सबसेट हो गए 8। सेट में कितने मेंबर हैं? 1 2 3। टोटल कितने सबसेट बने? 8, मतलब 2 पावर 3। तो ये जो दो सेट्स के सबसेट जो हमने बनाए हैं, इनसे हम एक कॉमन डिसीजन ले सकते हैं कि जब सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, पावर सेट में 2 का स्क्वायर 4 एलिमेंट है। जब सेट ए में 3 एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में 2 पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट हैं। इसी प्रकार जब सेट ए में 4 एलिमेंट होंगे, सेट ए इज इक्वल टू AEIO, ये 4 एलिमेंट हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट, टोटल नंबर एलिमेंट के सबसेट कितने आएंगे? टोटल सबसेट्स होने चाहिए इसके 2 पावर 1 2 3 4, 2 पावर 4, इसके 16 सबसेट होने चाहिए। तो इन जनरल कोई भी सेट अगर ए है, ए में टोटल एलिमेंट हैं A1 A2 A3 ... AN, n एलिमेंट ए में हैं, तो टोटल सबसेट ए के कितने बनेंगे? टोटल सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पावर n। n एलिमेंट वाले सेट के सबसेटों की संख्या 2 की पावर n होती है, और इतने एलिमेंट उसके पावर सेट में आएंगे, क्योंकि सबसेटों का सेट पावर सेट, इसलिए सबसेट इतने बन रहे हैं तो पावर सेट में इतने मेंबर होंगे, 2 पावर n। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि दो सेटों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, प्रोडक्ट 2 सेट्स, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। मान लिया हमारे पास 2 सेट हैं, एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 और दूसरा सेट B है, वो है A B। अब इन दोनों सेटों को मुझे गुणा करना है, तो 2 सेट के जो गुणनफल होता है उसको हम लोग कार्तीय गुणनफल या कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसको इस प्रकार से निरूपित करते हैं, A क्रॉस B, एक क्रॉस का चिन्ह है। तो A क्रॉस B कैसे निकाला जाएगा? A सेट को लिखो पहले 1 2 3 क्रॉस, अब B सेट को लिखिए A B। अब 2 सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कैसे डिफाइन किया गया है, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, पहले सेट के फर्स्ट मेंबर से दूसरे सेट के सबको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मल्टीप्लाई ऑर्डर्ड पेयर देगा हमको। 1 से A को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 1, A का ऑर्डर्ड पेयर, फिर मैं 1 से B को मल्टीप्लाई करूँगा तो मिलेगा 1, B का ऑर्डर्ड पेयर। अब मैं 2 से सेकंड सेट में गुणा करूँगा तो 2 से A को करूँगा तो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा 2, A। 2 से B को मल्टीप्लाई करूँगा तो मिलेगा 2, B। अब फर्स्ट सेट का जो थर्ड मेंबर है इससे भी सेकंड सेट को मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 से A को मल्टीप्लाई करूँगा तो मिलेगा 3, A का ऑर्डर्ड पेयर। 3 से B को करूँगा तो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा 3, B। तो इस तरीके से 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है। 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होता है, इसमें चीज़ें जोड़े में होती हैं, एक एक जोड़ी एक एलिमेंट माना जाएगा A क्रॉस B का, मतलब 1, A का जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये जोड़ी है, ये A क्रॉस B का मेंबर है, तो दिस बिलोंग्स टू A क्रॉस B। इसी प्रकार से मान लिया मैं 3, A को लेता हूँ, यह भी एक जोड़ी है ऑर्डर्ड पेयर, ये 3, A का ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में आ रहा है, इसलिए 3, A बिलोंग्स टू A क्रॉस B। तो ये ऑर्डर्ड पेयर, इनको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कह रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म। क्यों कह रहे हैं क्रमित युग्म? इसका कारण है। क्या कारण है? कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि इस पेयर की, हर पेयर की जो फर्स्ट नंबर है वो यहाँ के फर्स्ट सेट की मेंबर है, और जो सेकंड मेंबर किसी पेयर में आई है
वो सेकंड सेट की मेंबर है। 3 कॉमा ए जो ऑर्डर्ड पेयर है 3 ए का मेंबर है, ए बी का मेंबर है। 2 कॉमा ए जो ऑर्डर्ड पेयर है 2 ए का मेंबर है और जो ए है वो बी का मेंबर है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का मेंबर, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का मेंबर है। तो ये सेट क्रम से हैं और ये पेयर में आए हुए जो एलिमेंट हैं ये भी क्रम से हैं, तो इसलिए इनको ऑर्डर्ड पेयर कहा गया है। दूसरी बात, इनके ऑर्डर को चेंज हम लोग नहीं कर सकते। ऑर्डर चेंज करने से ये चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये 3 कॉमा ए का जो पेयर है ये पेयर ए कॉमा 3 के इक्वल नहीं है, जबकि अगर यही एलिमेंट सेट में होते किसी, जैसे 3 कॉमा ए किसी सेट का मेंबर होता और मैं इसको ए कॉमा 3 लिख देता सेट के अंदर, तब ये दोनों सेट इक्वल हो जाते। तो इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर में आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ऑर्डर चेंज करने से वो पेयर चेंज हो जाएगा, वो पहले के बराबर नहीं रहेगा। किंतु अगर ये सेट में ये चीज़ें आती हैं, यही दो चीज़ें, तो सेट में ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेट के अंदर तो हम 3 कॉमा ए को ए कॉमा 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर जो 3 कॉमा ए है उसको 3 कॉमा ए ही करना पड़ेगा, उसको हम ए कॉमा 3 नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रूल है कि फर्स्ट जो मेंबर होगा वो फर्स्ट सेट का मेंबर आएगा, सेकंड मेंबर जो होगा वो हमेशा सेकंड का होना चाहिए। यदि मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो वो तो फर्स्ट मेंबर ए का होगा ही नहीं, ना फर्स्ट मेंबर ए का होगा ना सेकंड मेंबर बी का होगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ दीज पेयर्स, सो दे आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स। ये हैं। अब जो ए क्रॉस बी है, क्योंकि ये ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, एक एक ऑर्डर्ड पेयर को हम एक एक मेंबर ए क्रॉस बी का मान रहे हैं। हम ये जानेंगे कि ए क्रॉस बी में टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, अर्थात ए क्रॉस बी के कितने सदस्य हैं। तो उसको जानने के लिए आपने इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ए क्रॉस बी? इन ए क्रॉस बी देयर आर 6 मेंबर्स। अब आप देखिए ए सेट में कितने मेंबर हैं 3 और बी सेट में कितने मेंबर हैं 2। तो आप अगर ए सेट के मेंबर की संख्या और बी सेट के मेंबर की संख्या को गुणा कर दीजिए, तो ए सेट में 3 मेंबर, बी सेट में 2 मेंबर, तो मल्टीप्लाई किया तो 6। तो इस प्रकार से ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में उतने ही ऑर्डर्ड पेयर हैं जितने कि ए के मेंबर और बी के मेंबर्स को गुणा करने से आता है। तो इसलिए इन जनरल में हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी सेट ए में m एलिमेंट हैं और दूसरे सेट बी में n एलिमेंट हैं, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे m गुणा n। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर होते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने मेंबर होते हैं, ये ए के मेंबर की संख्या और बी के मेंबर की संख्या को गुणा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया एक सेट P है, इसमें एलिमेंट हैं A1 A2 A3 A4 और दूसरा सेट Q है, इसमें मेंबर हैं 1 4 9 12 13। अब टोटल मेंबर A में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P, सॉरी ये 1 2 3 4 मेंबर हैं P में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q 1 2 3 4 5, इसमें 5 मेंबर हैं। तो यदि मैं P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो P क्रॉस Q में टोटल कितने मेंबर होने चाहिए, P के मेंबर की संख्या 4 गुणा Q के मेंबर की संख्या 5। तो इसलिए इसमें 20 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे यदि P और Q को कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए। तो इस प्रकार से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और उसमें कितने एलिमेंट आते हैं ये हमने जाना। हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का उल्टे का प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि बी क्रॉस ए भी हम कर सकते हैं। तो यदि मैं बी क्रॉस ए करूं ऊपर के सेट को लेकर के, और बी मेरे पास है ए कॉमा बी और ए मेरे पास है 1 2 3, तो अब कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले ए से सेकंड सेट में सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 और फिर ए कॉमा 3 और फिर बी से करूंगा तो बी कॉमा 1 बी कॉमा 2 और इधर होगा बी कॉमा 3। ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ रहे हैं बी क्रॉस ए में। कितने ऑर्डर्ड पेयर हुए 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर हैं बी क्रॉस ए में।
बी क्रॉस ए में 6 मेंबर है, तो ये बी, इसके मेंबर हुए 2, इसके मेंबर हुए 3, 3 2 जा 6, इसलिए मेंबर 6 आ रहे हैं। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या इक्वल हैं? ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर्स को देखिए, बी क्रॉस ए के ऑर्डर पेयर्स को देखिए। इसमें 1 कॉमा ए है, उसमें ए कॉमा 1 है, ये तो इक्वल नहीं होते। ये 1 कॉमा बी है, ये ए कॉमा 2 है, ये भी इक्वल नहीं होते। तो इस तरीके से देखिए कि इसके एलिमेंट इसके एलिमेंटों के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट तो बराबर नहीं होता, हालांकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में समान आएंगे। किसी दो सेट के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट के कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स को लेकर के यदि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बनाते हैं, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से का जो सबसेट आएगा उसको हम रिलेशन कहेंगे। रिलेशन या संबंध। क्या है संबंध? इट इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। दो सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, ये रिलेशन कहलाएगा। उदाहरण के लिए जो ऊपर ए क्रॉस बी मैंने दिया है, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। यदि मैं इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ ऑर्डर पेयर्स को लेकर के एक अलग सेट तैयार करता हूँ, जैसे आर तैयार किया मैंने, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से 1 कॉमा ए ऑर्डर पेयर मैंने ले लिया और यहाँ से मैंने 1 कॉमा बी को ले लिया, बाकी सारे ऑर्डर पेयर मैंने छोड़ दिए। तो ये ऑर्डर पेयर्स, कुछ ऑर्डर पेयर्स यहाँ लेकर के जो सबसेट बन गया इस ए क्रॉस बी का, यही रिलेशन कहलाएगा। तो ऐसे ही किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट आप लेते हैं तो वो सबसेट रिलेशन कहलाता है। अब कैसे रिलेशन बना सकते हैं? हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में से बिना कोई भी एलिमेंट नहीं लेकर के भी सबसेट बना सकते हैं। हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में से केवल एक एक ऑर्डर पेयर को लेकर के भी सब रिलेशन बना सकते हैं। हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में से दो ऑर्डर पेयरों को लेकर के भी रिलेशन बना सकते हैं, 3 ऑर्डर